Now I'm going to share my screen. Present now. Entire screen. Share. स्क्रीन दिख रही है क्या? आयरा? सर दिख रही है। ओके, स्क्रीन दिख रही है। ओके, पावर पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। ओके, पावर पॉइंट दिख रहा है। पावर पॉइंट यस सर दिख रहा है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्लाइड शो। ओके, स्लाइड शो। टाइटल स्लाइड अवेलेबल है ठीक से? आयरा, जी सर। आवाज ठीक है? यस सर क्लियर है ओके, आवाज। नाउ we are going to study, or I am going to deliver lecture number 13 on nuclear physics. Okay, so अभी हम 13 लेक्चर, लास्ट लेक्चर देख रहा हूँ। एक पोर्शन हमारा रह गया था, ठीक है, गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, जब हम अल्फा पार्टिकल्स के बारे में अल्फा डीके पढ़ रहे थे, तो अल्फा पार्टिकल्स, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल्स, how the decay of alpha particles takes place from the nucleus, I already told. ओके, और वो मैंने कम से कम 5-6 लेक्चर्स पहले बताया था। ठीक है, तो मैं रिकॉल कर रहा हूँ वो पोर्शन फिर से। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है और अल्फा पार्टिकल्स डीके मतलब क्या होता है, फिर हम गैमोस थ्योरी पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट द हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड दैट द अल्फा पार्टिकल लुक लाइक अ हीलियम न्यूक्लियस। ओके, तो हीलियम न्यूक्लियस जैसा अल्फा पार्टिकल होता है। देखो, अल्फा पार्टिकल इज आइडेंटिकल टू द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ओके, इट इज आइडेंटिकल टू द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। मतलब हीलियम एटम मतलब अल्फा पार्टिकल। अब हीलियम एटम मतलब हीलियम एटम में होता है 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। इट मीन्स दैट its mass number is 4 and atomic number is 2, because mass number means addition of proton and neutron and atomic number is number of protons. So helium nucleus इस तरीके से दिखता है। देखो, we can represent the helium nucleus He42, that is called alpha particle. 4 means mass number, 2 means atomic number. Okay, अगर न्यूक्लियस की बात करें तो देखो इस तरीके से 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम एटम में, बट ये न्यूक्लियस जो है हीलियम का न्यूक्लियस, दैट इज 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मींस हीलियम न्यूक्लियस। ये हमने देखा था अल्फा पार्टिकल। फिर हमने देखा था कि अल्फा पार्टिकल का डीके किस तरीके से होता है, न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल कैसे बाहर निकलता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अल्फा डीके। Okay, alpha particles emitted from the nucleus spontaneously, that is called alpha decay. Okay, we already studied alpha decay. Alpha decay means a nuclear process in which alpha particles spontaneously emitted from the nucleus. It means that alpha particle nucleus में से निकल रहा है, उसको बोलेंगे अल्फा डीके। तो न्यूक्लियस में से अल्फा डीके जब होता है, ये है न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, अगर न्यूक्लियस का मास नंबर 210 से ज़्यादा हो जाते हैं तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाते हैं, तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन और डीके। ठीक है, अगर अल्फा पार्टिकल बाहर निकला तो डॉटर न्यूक्लियस का मास नंबर 4 से कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है। एटॉमिक नंबर विल बी रिड्यूस्ड बाय 2 एंड मास नंबर विल बी रिड्यूस्ड बाय 4, then this helium nuclei is called alpha particle. Okay, इस तरीके से पेरेंट न्यूक्लिया है। ठीक है, ये पेरेंट न्यूक्लिया है, ये है डॉटर न्यूक्लिया, इसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकल रहा है, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, अगर अल्फा पार्टिकल बाहर निकला तो जो रिमेनिंग न्यूक्लियस रहेगा, दैट इज डॉटर न्यूक्लियस, इट्स एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 2 और मास नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 4। ये हो गया अल्फा डीके। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था जब हम अल्फा डीके पढ़ रहे थे। तो ये यूरेनियम न्यूक्लियस है, यूरेनियम 238 92।
ठीक है। ये इसमें से जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है तो थोरियम बन जाता है। ये 234 एंड 90, ये दो मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया और इसका मास नंबर 4 से कम हो गया। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल बाहर निकला। देखो 4 + 2 34, 238, 90 + 2 92, मतलब दो मास नंबर 4 से कम हो गया। मास नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 2। तो ये डॉटर न्यूक्लियस है। तो ये एग्जाम्पल इतना मैंने बताया था। आज मैंने फिर से रिकॉल किया कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है और अल्फा डीके मतलब क्या होता है। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने ये इसके पहले बताया था, ये फिर से बताया। ठीक है, अब क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं या जब न्यूक्लियस से बाहर निकलने को देखते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्यों आ रही है अल्फा पार्टिकल में? क्योंकि अल्फा पार्टिकल इन मोशन। ठीक है, कोई भी चीज मोशन में है तो उसको काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो अगर कोई चीज एट रेस्ट है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके, और जो कोई चीज मूव हो रही है तो उसको काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस में से जब निकलते हैं अल्फा पार्टिकल तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रेंज होती है। अभी देखेंगे हम गैमोस थ्योरी। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल होती है 4 से 10 मिलियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलते हैं वक्त, ठीक है, या अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस में से बाहर निकलने को देखते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से 4 to 10 मिली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10⁶। ठीक है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल निकलते हैं न्यूक्लियस में से। ठीक है, तो न्यूक्लियस में से निकलते हैं तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि अल्फा पार्टिकल का घर क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, सपोज करो कि अल्फा पार्टिकल का घर है न्यूक्लियस। ठीक है, अगर उस घर में से अल्फा पार्टिकल को बाहर निकलना है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर घर का मतलब एक वॉल है, समझ लो दीवार है, उसको कोई दरवाजा नहीं है। उस घर को दीवार से अगर बाहर निकलना है बाहर, ठीक है, एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री से बाहर निकलना है, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है 4 to 10 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अभी उसके घर को मैंने मान लिया कि अल्फा पार्टिकल जहां पे है न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो उसके घर को मैंने नाम दिया पोटेंशियल वेल बोल दिया उसको मैंने। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने उसको? घर को पोटेंशियल वेल। वो दिखता कैसा है अल्फा पार्टिकल का घर? न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल, इस टाइप से। ठीक है, ये है कॉम्प्लेक्स डायग्राम। अब इस डायग्राम को मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो तुम उसे समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये जो सर्कल दिख रहा है वो है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये है इसका घर, ये दिख रहा है स्क्वायर इतना, तो ये है पोटेंशियल वेल भी इसको बोलते हैं, न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल इसको बोलेंगे। ठीक है, ये है इसका घर। ठीक है, इसके घर का जो विड्थ है ये है विड्थ एल, इसकी घर की जो विड्थ है एल है, पोटेंशियल वेल की विड्थ है एल। ठीक है, इसकी हाइट है यहां से यहां तक, देखो हाइट। ठीक है, इसकी हाइट है वी। ठीक है, तो इसकी हाइट की रेंज क्या है? अगर मैं इसकी रेंज कैलकुलेट करूं हाइट की, तो इसकी हाइट की रेंज है 25 to 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 4 to 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके घर की हाइट, घर की दीवार की हाइट कितनी है? 25 to 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके घर की विड्थ कितनी है? एल है। ठीक है, एल के बारे में समझा, वी के बारे में समझा। वी मतलब ये है एक्स वाई एक्सिस पे पोटेंशियल, दैट इज रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल वेल का पोटेंशियल कितना है? 25 to 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसकी एनर्जी कितनी है? 4 to 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसका घर का जो विड्थ है, पोटेंशियल वेल का विड्थ है एल। ठीक है, अब ये R0 दिख रहा है, ये R0 है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है। मैं इसके घर को बोल रहा हूं पोटेंशियल वेल, तो ये R0 यहाँ पे इस पॉइंट पे R0 मतलब ये न्यूक्लियस का क्या हो गया? रेडियस हो गया 0, यहाँ 0 O से R0 तक। और ये जो x एक्सिस दिख रहा है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये डिस्टेंस डिनोट कर रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ये R। तो ये R x एक्सिस के तरफ R इंक्रीज हो रहा है। R0 क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस इतना है। ठीक है, इतना पोटेंशियल वेल का जितना विड्थ है, ठीक है, उतना R0 उसका रेडियस है। अब इस अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस से बाहर निकलना है,
मतलब पोटेंशियल वेल से बाहर निकलना है। ठीक है, ये है पोटेंशियल वेल जिसका हाइट इतना है, तो यहां से इसको ऐसा जंप करना पड़ेगा ना। ये देखो, ये यहाँ पर ऐसा जंप करना पड़ेगा यहाँ पे, और जंप करने के लिए उसको 25 टू 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए यहां से जंप करने के लिए। ठीक है, उतना उसको पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, 4 टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई अल्फा पार्टिकल बच्चा है, उसका 4 टू 10 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका एनर्जी है, उसको उस दीवार, इतनी लंबी दीवार है, उससे कूदना है, उसको जंप करना है। 25 टू 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए जंप करने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल वेल की जो हाइट है, मतलब न्यूक्लियस का जो बाउंड्री है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोटेंशियल बैरियर। तो बैरियर की जो हाइट है वो है 25 टू 30 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है 4 टू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है 4 टू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई ये बाहर जाए कैसे फिर? क्लासिकली तो पॉसिबल नहीं है, ट्रेडिशनल वे से पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा दीवार को पार करने के लिए एनर्जी चाहिए 25 से 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन तुम्हारी एनर्जी है 4 से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई वो जंप कैसे करे, वो कैसे बाहर निकलेगा पोटेंशियल वेल से, वो कैसे न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा? ठीक है, वो पोटेंशियल बैरियर को, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है 25 टू 30, पोटेंशियल वेल की जो हाइट है 25 टू 30 मेगा इलेक्ट्रॉन, वो कैसे पार करेगा? ट्रेडिशनली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लासिकल वे से पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं। तुम खड़े हो, ठीक है, तुम्हारी हाइट है 5 फीट, तुम्हारे सामने दीवार है 10 फीट, तुम्हारी एनर्जी ही नहीं है कि तुम 10 फीट की दीवार चढ़ के उसको क्रॉस कर सको। तुम्हारे पास उतनी एनर्जी ही नहीं है 10 फीट की दीवार को क्रॉस करने के लिए, तो तुम करोगे कैसे क्रॉस? ये एक क्वेश्चन है। क्लासिकली, ट्रेडिशनली ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर तुम्हारे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे पास उतनी एनर्जी नहीं है उस 10 फीट की दीवार को क्रॉस करने की, दीवार को फांदने की, मतलब दीवार से जंप करने की, तो तुम नहीं कर पाओगे। ट्रेडिशनली इट इज नॉट पॉसिबल। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, उसको पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है, पोटेंशियल वेल मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पोटेंशियल वेल की हाइट जो है 25 से 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल की हाइट और बैरियर की हाइट है 25 से 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई अल्फा पार्टिकल उस बैरियर से बाहर कैसे निकले, उस पोटेंशियल वेल से बाहर कैसे निकले, वो कैसे न्यूक्लियस से बाहर निकले, ये एक क्वेश्चन होता है। क्लासिकली इट इज नॉट पॉसिबल। और एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, एक स्टोन पकड़ो, ऊपर फेंको, ठीक है, वो स्टोन नीचे आता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, बहुत जोर लगा के फेंको ऊपर, फिर भी वो नीचे आता है। अभी तुम वो कब स्पेस में जाएगा स्टोन, तुम ऊपर फेंक रहे हो नीचे आ रहा है, क्योंकि तुम जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको तुम पार नहीं कर पा रहे हो, इसलिए स्टोन तुम ऊपर फेंक रहे हो नीचे ही आ रहा है, और ऊपर फेंक रहे हो नीचे ही आ रहा है। कब वो पोटेंशियल बैरियर कब पार करेगा, कब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बैरियर पार करेगा स्टोन? जब तुम उस स्टोन को अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी देके फेंकोगे ऊपर, तब वो ग्रेविटेशनल फील्ड पार करेगा और स्पेस में चला जाएगा स्टोन। ठीक है, तो मान लो कि तुमने उतना ग्रेविटेशनल फील्ड का जो एस्केप वेलोसिटी है अर्थ की, उतनी वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से फेंके ही नहीं, फिर भी वो स्पेस में चले गया। अब तो ये आश्चर्य, इट इज वंडर, इट इज सरप्राइजिंग। मतलब तुम अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से उस स्टोन को नहीं फेंके, कम ही वेलोसिटी से फेंके, फिर भी वो स्पेस में चलेगा। नाउ इट इज सरप्राइजिंग, कैसे क्या हुआ ये? उसी तरीके से अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 4 से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पोटेंशियल बैरियर की हाइट, पोटेंशियल वेल की हाइट, न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल की हाइट 25 से 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियर के बाहर निकल गया, फिर भी अल्फा पार्टिकल उस बैरियर को क्रॉस कर गया। अब कैसे क्रॉस किया? क्लासिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये एक्सप्लेन किया गैमोज ने। ठीक है, गैमोज ने एक्सकेप किया, भले ही अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम है, पोटेंशियल बैरियर की हाइट ज्यादा है, फिर भी अल्फा पार्टिकल उस पोटेंशियल बैरियर को पार कर जाता है। और वो पार कैसे करता है बताया गैमोज ने, थ्योरी देके अल्फा डीके की। तो गैमोज ने किसका यूज किया? क्वांटम मैकेनिक्स का यूज किया, और उसने एक फंडा यूज किया।
ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए, और उस फंडे को बोलते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या बोलते हैं कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है या जो तुम्हारा फंडामेंटल पार्टिकल है दैट कैन एक्ट एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल भी बिहेव करता है एज वेल एज वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो गैमोस ने बताया कि अल्फा को हम पार्टिकल ही बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अल्फा बना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, तो अल्फा को हम पार्टिकल बोल रहे हैं, पर ये पार्टिकल तो तुम क्लासिकली बोल रहे हो, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके ये वेव की तरह भी एक्ट करता है, गैमो ने ये बताया। और अगर वेव की तरह एक्ट कर रहा है ये अल्फा पार्टिकल, वेव की तरह एक्ट करता है। क्यों वेव की तरह एक्ट करता है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन जैसे वेव की तरह काम करता है, उसी तरीके से फंडामेंटल पार्टिकल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी वेव की तरह काम करते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना है, इसलिए अल्फा पार्टिकल भी वेव की तरह काम करेगा। ये किसने बताया? गैमोस ने बताया। ठीक है, तो हम अभी अल्फा पार्टिकल पार्टिकल बोल रहे थे, गैमोस ने बोला कि ये वेव की तरह एक्ट करेगा। इसमें उसने जो आइडिया बोरो किया वो आइडिया बोरो किया क्वांटम मैकेनिक्स से। तो फिर गैमोस ने क्या बताया कि ये अगर वेव की तरह बिहेव करेगा अल्फा पार्टिकल, तो उसको इतनी हाइट क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है। 25 से 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की उसको जरूरत ही नहीं है, उसको कूदने और जंप करने की जरूरत ही नहीं है। वो सीधा क्या होगा? पास हो जाएगा, बैरियर से पास हो जाएगा। मतलब वेव बन जाएगा अल्फा पार्टिकल, और वेव क्या होगी? ट्रांसमिट हो जाएगी बैरियर से। मतलब उसको हाइट, ये अगर पार्टिकल ही होता तो उसको हाइट लगती इतनी जंप करने के लिए, लेकिन वो क्या कर रहा है? वेव की तरह एक्ट हो रहा है, तो वो सीधा पास हो जाएगा, ऐसे सिंपली दीवार के अंदर से पास हो जाएगा, सिंपली दीवार से ट्रांसमिट हो जाएगा, बिकॉज इट इज बिहेव लाइक अ वेव अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स। तो उसको उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है, जंप करने की जरूरत नहीं है, वो दीवार में से ट्रांसमिट हो जाएगा, वो दीवार में से पास हो जाएगा, वो बैरियर क्रॉस कर जाएगा डायरेक्टली वेव के फॉर्म में। ठीक है, और वेव को निकलने के लिए उसको हाइट क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा दीवार से पास हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? क्वांटम टनलिंग। तो क्वांटम टनलिंग का प्रिंसिपल लिया गैमोस ने, और वो बोला कि वो उसको अल्फा पार्टिकल को जंप करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा टनल हो जाएगा। टनल हो जाएगा मतलब सीधा ट्रांसमिट हो जाएगा, सीधा पास कर जाएगा उस वॉल में से। तो क्वांटम टनलिंग क्या होती है? ये देखो मैं बता रहा हूं, ये है बैरियर। ठीक है, ये है पोटेंशियल बैरियर, जिसका ये है, ये वाला एक जो स्क्वायर पोर्शन दिख रहा है, इसको स्क्वायर वेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो ये है पोटेंशियल बैरियर। फॉर एग्जांपल क्वांटम टनलिंग समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अब इसकी विड्थ है, ये मान लो कि एक दीवार है। ठीक है, इस दीवार की विड्थ है L। ठीक है, और इसका हाइट है V। ठीक है, ये है तुम्हारा अल्फा पार्टिकल। सपोज करो ये पार्टिकल है कोई, उसका एनर्जी है E। ठीक है, तो ये बैरियर है, ये पोटेंशियल वेल है, ये दीवार है जिसका विड्थ है L और हाइट है V। ठीक है, और ये अल्फा पार्टिकल जिसका एनर्जी है E। ठीक है, अब इसका एनर्जी क्या है? इस अल्फा पार्टिकल का एनर्जी है V से कम है। तो V से कम है तो ये जंप तो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि V है हाइट, और इसका जो एनर्जी है V से कम है। द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लेस देन दैट ऑफ V। ओके, तो V मतलब इसकी हाइट है, हाइट से कम है इसकी एनर्जी, तो ये कैसे क्रॉस करेगा ना? क्लासिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि ये पार्टिकल जंप कर जाए। तो क्या होता है? क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ये पार्टिकल वेव बन जाता है, इट्स बिहेव्स लाइक अ वेव, और वो सीधा यहां से टनल कर जाता है। टनल मतलब यहां से पास हो जाता है, यहां से ट्रांसमिट हो जाता है, जंप करने की जरूरत नहीं। तो वो वेव क्या होगी? वो विड्थ, बैरियर की विड्थ है, वो क्रॉस कर जाएगी, उसको हाइट, मतलब उसको हाइट से कोई लेना देना नहीं है, वो क्या हो रही है? टनल हो रही है। तो अल्फा पार्टिकल टनल हो जाएंगे बैरियर से, तो यहां से निकल के यहां तक पहुंच जाएंगे, उसको जंप करने की जरूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं क्वांटम टनलिंग। इसी का प्रिंसिपल यूज किया है गैमो ने, और बताया कि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कम होती है, बैरियर की हाइट ज्यादा है, फिर भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में से बाहर निकलते हैं, फिर भी अल्फा पार्टिकल पोटेंशियल वेल से पार कर जाते हैं, फिर भी अल्फा पार्टिकल उस दीवार से निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि अल्फा पार्टिकल बिहेव्स लाइक अ वेव, और वो वेव मैकेनिक्स के हिसाब से टनल करते हैं। तो इस तरीके से
पास हो जाएंगे अल्फा पार्टिकल, ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेंगे और वेव ऐसी निकल जाएगी, जंप करने की जरूरत नहीं है। तो इसको बोलते हैं क्वांटम टनलिंग, और इसी क्वांटम टनलिंग का प्रिंसिपल गैमोस ने यूज किया अल्फा डीके को एक्सप्लेन करने के लिए। तो समझ में आया कि क्वांटम टनलिंग क्या होती है, इसी को बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। टनलिंग इफेक्ट मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल वेव की तरह टनल कर जाता है, पास कर जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, हाइट से उसको जंप करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही निकल जाता है। उसी तरीके से अगर कोई दीवार है, तुम्हारी 5 फीट हाइट है और तुमको 10 फीट की दीवार जंप करना है, तुम्हारे जंप करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो दीवार में से छेद करके तुम बाहर निकल जाओगे, दैट इज कॉल्ड टनलिंग, उसी से पास हो जाओगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टनलिंग। उसी तरीके से ये पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करके टनल कर जाएगा, इस पोटेंशियल बैरियर से सीधा निकल जाएगा, पास हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्वांटम टनलिंग। और यही फंडा उसने यूज किया अल्फा पार्टिकल को डीके को एक्सप्लेन करने के लिए। वो अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस में से कैसे बाहर निकलता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए टनलिंग इफेक्ट दिया, ठीक है। तो ये देखो, ये डायग्राम मैंने अभी बताया था, यहाँ पार्टिकल है, ठीक है, तो ये पार्टिकल कैसे वेव की तरह बिहेव करने लगता है, तो उसको ये जो पोटेंशियल बैरियर है उसका हाइट कितना है, V0, हाइट का मैंने रेंज बताया था 25 to 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये V0 है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये देखो पोटेंशियल है, ये 0 to R मतलब R0 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, इतनी विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर, और ये R0 को बाहर निकल गया मतलब इतना पोटेंशियल बैरियर है, और ये यहाँ अगर यहाँ पहुंच गया अल्फा पार्टिकल तो इसका मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियस से बाहर निकल गया। तो ये है पोटेंशियल वेल, तो ये है घर उसका, ठीक है, ये है बैरियर, तो उसको इतना बैरियर क्रॉस करना है, और यहाँ आने के बाद वो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा। तो 3 रीजन है, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 और रीजन नंबर 3, ठीक है। तो ये साई क्या है, साई इज वेव फंक्शन। तुम किसी भी वेव को सिग्निफिकेंस को अगर इंडिकेट करना है तो वेव की सिग्निफिकेंस को इंडिकेट करते हैं, उसके फिजिकल अपीयरेंस को किस क्वांटिटी से डिनोट करते हैं, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन डिनोट्स द प्रॉपर्टी ऑफ वेव, ओके। सो वेव की प्रॉपर्टी को, वेव को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, वेव फंक्शन, दैट इज कॉल्ड साई, ओके। तो ये 3 रीजन्स है। तो यहाँ पे अगर है तो कुएं के अंदर है, पोटेंशियल वेल के अंदर है, इसका मतलब न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल के अंदर है, मतलब ये इसका घर है अल्फा पार्टिकल का। तो वो क्या करने का, अगर उसको पास होना है तो वेव बन जाएगा, ये देखो वेव बन रहा है, इतना बैरियर है तो उसको ये बैरियर क्रॉस करना है, ठीक है, तो उसको ये बैरियर क्रॉस करेगा और इधर पहुंच गया मतलब न्यूक्लियस से बाहर निकल गया। साई 3 रीजन मतलब न्यूक्लियस के आउटसाइड वाला रीजन, साई 2 रीजन मतलब बैरियर के अंदर वाला रीजन, और साई 1 मतलब जहां पे वो न्यूक्लियस के अंदर है अल्फा पार्टिकल। तो 3 रीजन है, साई 1, साई 2, साई 3, ठीक है। तो साई 1 रीजन मतलब 0 से R0 न्यूक्लियस के अंदर वाला रीजन, साई 2 मतलब इतना बैरियर, इतनी दीवार क्रॉस करनी पड़ेगी, साई 2, साई 3 मतलब ये न्यूक्लियस से बाहर निकल गया। तो 3 रीजन है, साई 1, साई 2 और साई 3 रीजन, ठीक है। और ये R डिस्टेंस डिनोट करता है कि न्यूक्लियस के सेंटर से तुम्हारा कितना डिस्टेंस है, ठीक है। इतनी विड्थ अगर पार कर लिया तो बैरियर में आ जाएगा, बैरियर क्रॉस किया तो आ जाएगा न्यूक्लियस के बाहर, और ये सब होगा वेव के फॉर्म में, ठीक है। अल्फा पार्टिकल वेव के फॉर्म में बाहर निकलेगा, टनल कर जाएगा बैरियर से, कूदने की जरूरत नहीं है, पास हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या होता है। अब इसी प्रोसेस को, इसी पोटेंशियल वेल को 3 अलग अलग रीजन में हम किस तरीके से स्क्रोडिंजर इक्वेशन लिखते हैं वो मैं बताऊंगा। और स्क्रोडिंजर इक्वेशन तुम अभी लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन कैसे होता है, 1 डायमेंशनल फॉर्म क्या है स्क्रोडिंजर इक्वेशन का, अभी तुम क्वांटम मैकेनिक्स में पावने सर पढ़ा रहे होंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स का स्क्रोडिंजर इक्वेशन ऐसा होता है 1 डायमेंशनली, क्योंकि यहाँ x है इसलिए 1 डायमेंशनल, वो x y z तीनों होता तो 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल स्क्रोडिंजर इक्वेशन का फॉर्म कैसे है, इस तरीके से, डेल स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर साई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम ई माइनस वी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई इक्वल टू 0। एच क्रॉस मतलब h अपॉन 2 पाई, E मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, V मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और पार्टिकल, ओके। E इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, M इज द मास ऑफ द पार्टिकल, और psi मतलब वेव फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। यहाँ सब अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो psi मतलब वेव फंक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, V मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, E मतलब टोटल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, M मतलब मास ऑफ द
अल्फा पार्टिकल, और h क्रॉस मतलब h/2 पाई, मतलब h मतलब प्लैंक कांस्टेंट। तो ये स्क्रोडिंजर इक्वेशन वन डायमेंशनल फॉर्म में ऐसा दिखता है। ठीक है, ये हो गया स्क्रोडिंजर इक्वेशन वन। अभी मैं रीजन वन के लिए स्क्रोडिंजर इक्वेशन लिखूंगा। ये रीजन वन है, ठीक है, ये रीजन वन है, ठीक है, ये रीजन वन है जिसकी मतलब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर है। साई वन मतलब वेव फंक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हेन इट इज इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब इनसाइड द पोटेंशियल वेल, इनसाइड द न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल। ओके ओके, तो बैरियर के पहले ये बैरियर है, ये पोटेंशियल ये न्यूक्लियस के अंदर है, और ये बैरियर पार जाएगा तो ये न्यूक्लियस के बाहर, ये न्यूक्लियस के बाहर वाला रीजन है, ये बैरियर वाला रीजन है, मतलब दीवार वाला रीजन, और ये रीजन है न्यूक्लियस के अंदर वाला। ठीक है, तो अभी तीन रीजन के लिए हम तीन एक्सप्रेशंस लिखेंगे स्क्रोडिंजर इक्वेशन। तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन ध्यान में रखो, ये है स्क्रोडिंजर इक्वेशन, डेल्टा स्क्वायर साई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम ई माइनस वी एच क्रॉस स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये मैंने बताया था, अभी बताया कि इसका हर क्वांटिटी का मीनिंग क्या क्या है। ठीक है, तो अभी तीनों रीजन के लिए हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो पहला रीजन है अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर जो अल्फा पार्टिकल का पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ अंदर जीरो होती है। तो देखो ये रीजन वन, ठीक है, तो ये देखो रीजन वन में मैं क्या बोल रहा है, v इक्वल टू जीरो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। रीजन टू में v इक्वल टू वी जीरो, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, v जीरो। वो भले ही जंप नहीं कर रहा है लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कर लेगा v जीरो। तो रीजन टू में v इक्वल टू वी जीरो, और रीजन थ्री में फिर से v इक्वल टू जीरो। तो ये देखो इसी डायग्राम को मैं सिंपल वे में बना रहा हूं, स्क्वायर वेव पोटेंशियल इस तरीके से। ये रीजन वन हो गया, ये रीजन टू हो गया, ये रीजन थ्री हो गया। ठीक है, तो ये रीजन वन में से जब अल्फा पार्टिकल वेव के फॉर्म में निकल रहा है तो ये इतना बैरियर क्रॉस करेगा। तो ये बैरियर का विड्थ कितना है L, हाइट कितनी है v0, ठीक है, और ये है बाहर, तो ये है अंदर, इतनी दीवार पार करेगा तो ये बाहर निकल जाएगा। तो ये न्यूक्लियस के अंदर वाला रीजन ये वाला, बैरियर वाला रीजन ये वाला, और बाहर वाला रीजन ये। तो तीन रीजन हो गए। इसी तरीके से इसी डायग्राम को सिंपली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है R1, ये है R2, ये है R3। ठीक है, तो ये है R1, R2, R3। ठीक है, तो R1 में पोटेंशियल जीरो होता है, R2 में पोटेंशियल का कितना होता है v0, और R3 में फिर से पोटेंशियल जीरो होता है। मतलब R1 में एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल लेस देन v होती है, R2 में इक्वल हो जाती है v0 की, ठीक है, और R3 में ग्रेटर हो जाती है, ठीक है, v0 से। ठीक है, v0 मतलब पोटेंशियल की हाइट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अल्फा पार्टिकल टनल कर जाएगा। तो तीनों रीजन के लिए हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन लिखेंगे। तो रीजन वन, रीजन टू और रीजन थ्री ध्यान में रखो। रीजन वन में पोटेंशियल जीरो होता है क्योंकि एनर्जी क्या होती है, लेस देन v होती है। रीजन टू मतलब बैरियर के अंदर आ गया, तो बैरियर के अंदर आ गया तो पोटेंशियल उसका v0 हो जाता है, ठीक है, एनर्जी उसकी v0 हो जाती है। ठीक है, और वो बैरियर को जो क्रॉस कर जाता है फिर से उसका पोटेंशियल जीरो होता है क्योंकि एनर्जी ग्रेटर देन v0 होती है। तो अभी तीनों रीजन के लिए मैं स्क्रोडिंजर इक्वेशन बता रहा हूं। तो ये है स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर रीजन वन। तो रीजन वन में क्या होता है, वेव फंक्शन क्या है, साई वन, देखा, साई इज इक्वल टू साई वन। और रीजन वन में मैंने बताया v इक्वल टू जीरो, ये देखो v इक्वल टू जीरो, ठीक है, v इक्वल टू जीरो। ठीक है, जब v इक्वल टू जीरो, तो ये स्क्रोडिंजर इक्वेशन मैंने अभी बताया। यहां अगर v इक्वल टू जीरो रखोगे, v इक्वल टू जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, साई डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम ई एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू जीरो। ये v0 हो गया। तो पहले रीजन के लिए v0 है, तो v0 है तो इक्वेशन क्या बन गया, v की जगह जीरो रखा तो e बचा यहाँ पे, डेल्टा स्क्वायर साई वन डेल्टा स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम ई एच क्रॉस स्क्वायर साई वन इक्वल टू जीरो। अब ट्वाइस एम ई एच क्रॉस को स्क्वायर को हम k1 स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, इसके जगह कांस्टेंट रख दिया, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो k1 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एम ई एच क्रॉस स्क्वायर। तो इस ट्वाइस एम ई एच क्रॉस स्क्वायर की जगह मैंने k1 स्क्वायर लिख दिया, वेयर k1 स्क्वायर इज नथिंग बट ट्वाइस एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो ये हो गया रीजन वन के लिए वेव फंक्शन इस तरीके से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव फंक्शन मतलब स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर रीजन वन ये बनेगा। ठीक है, अब रीजन टू के लिए देखो स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या बनेगा। रीजन टू में वेव फंक्शन क्या है, साइड टू है, तो साई इज इक्वल टू साइड टू। ओके, और रीजन टू में पोटेंशियल क्या है, v0, E इक्वल टू v0, तो v की जगह मैं v0 रख दूंगा। तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो हमने पिछली बार देखा, तो v की जगह मैंने क्या रख दिया, v0,
तो इक्वेशन क्या बना, डेल टू साई टू क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड रीजन की बात कर रहे हैं, मतलब बैरियर की बात कर रहे हैं, बैरियर के अंदर की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा स्क्वायर साई टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम ई माइनस वी जीरो मतलब यहाँ v था स्क्वाडिंजर इक्वेशन में, यहाँ v0 लिखा, क्यों, क्योंकि e इक्वल टू वी0 है बैरियर के अंदर, तो e माइनस वी0 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई टू मतलब सेकेंड रीजन की बात कर रहे हैं, तो वेव फंक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल इन सेकेंड रीजन इज साई टू इक्वल टू 0। अब ये माइनस यहां से कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया, यहां माइनस आया, तो यहां क्या हो गया, v0 माइनस ई माइनस कॉमन लिया, ठीक है, तो v0 माइनस ई इस तरीके का इक्वेशन बनेगा, और ट्वाइस एम v0 माइनस ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर को हम k2 बोल देंगे, k2 स्क्वायर बोलेंगे, तो ये बनेगा ट्वाइस एम ई v0 माइनस ई एच क्रॉस, मतलब इसकी जगह मैं k2 स्क्वायर लिखूंगा, तो ये हो गया स्क्वाडिंजर इक्वेशन फॉर रीजन 2। ठीक है, रीजन 1 और रीजन 2 में क्या फर्क है, रीजन 1 में v0 है इसलिए v वाली टर्म नहीं आई इस इक्वेशन में, रीजन 2 में क्या है, v की जगह v0 है इसलिए v0 वाली टर्म आई है, v0 माइनस ई। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है स्क्वाडिंजर इक्वेशंस फॉर रीजन 2। और उसी तरीके से रीजन 3 के लिए लिखेंगे, रीजन 3 में क्या है, v इक्वल टू 0 फिर से है, ठीक है, तो रीजन 3 के लिए भी सेम इक्वेशन बनेगा जो रीजन 1 के लिए बना, तो रीजन 3 के लिए क्या बनेगा, सेम इक्वेशन, रीजन 3 मतलब साई इक्वल टू साई 3 इक्वल टू v0, तो डेल्टा स्क्वायर साई 3 डेल एक्स स्क्वायर ट्वाइस एम ई एच क्रॉस स्क्वायर साई 3। तो रीजन 1 के लिए जैसा इक्वेशन बना रीजन 3 के लिए भी सेम इक्वेशन बनेगा, क्योंकि रीजन 1 में भी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, रीजन 3 में भी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और रीजन 2 में v इक्वल टू v0 है, इसलिए रीजन 2 के लिए इक्वेशन अलग से बनेगा। ठीक है, तो इसमें मैं k1 बोल रहा हूं इसको, ठीक है, ट्वाइस एम ई एच क्रॉस स्क्वायर को k1 बोल रहा हूं, वेयर k1 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एम ई अपॉन एच स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये 3 स्क्वाडिंजर इक्वेशन हमने 3 अलग अलग रीजन्स के लिए लिखे, पहला रीजन न्यूक्लियस के अंदर, दूसरा रीजन बैरियर में, तीसरा रीजन आउटसाइड द न्यूक्लियस, मतलब पहला पोटेंशियल वेल के अंदर, फिर सेकेंड पोटेंशियल बैरियर में, और थर्ड पोटेंशियल बैरियर के बाहर मतलब न्यूक्लियस के बाहर। तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये जब डिफरेंशियल इक्वेशन तुम सॉल्व करोगे तो अल्फा पार्टिकल जब बैरियर से बाहर निकलेंगे तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी मतलब अल्फा पार्टिकल की कितनी संभावना है, पॉसिबिलिटी कितनी है बैरियर से बाहर निकलने की, तो वो उस पॉसिबिलिटी को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। मतलब अल्फा पार्टिकल जब वेव बनता है तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने चांसेस है कि वो बैरियर के बाहर निकल जाए, उस चांसेस डिटरमाइन करने की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। सो हाउ मच प्रोबेबिलिटी इज देयर टू ट्रांसमिट द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द पोटेंशियल बैरियर, दैट capability or that quantity is called probability, transmission probability। और जब तुम ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी मिलेगी हमको, एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस ट्वाइस k2 इंटू एल। ओके, तो ये मिलेगी हमको ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी pt इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ट्वाइस k2 एल मिलेगी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो दिस विल बी द ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एस्केपिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब तुम सॉल्व करोगे तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी हमको मिलेगी e टू द पावर माइनस ट्वाइस k2 इंटू एल। एल क्या है, विड्थ ऑफ द बैरियर, पोटेंशियल बैरियर का विड्थ है, उसकी घर की दीवार की विड्थ है एल, k2 ये कांस्टेंट है k2, ठीक है, e टू द पावर माइनस ट्वाइस k2 इंटू एल। इसका मतलब ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ज्यादा कब होगी, जब l कम होगा, ये माइनस है, l कम प्रोबेबिलिटी ज्यादा, l ज्यादा प्रोबेबिलिटी कम। ठीक है, अगर l मतलब विड्थ, अगर घर की दीवार बहुत चौड़ी है तो अल्फा पार्टिकल निकलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, दीवार अगर विड्थ कम है, दीवार की विड्थ कम है मतलब पोटेंशियल वेल की विड्थ कम है, न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर की विड्थ कम है, विड्थ कम है प्रोबेबिलिटी ज्यादा, विड्थ ज्यादा है प्रोबेबिलिटी कम। मतलब दीवार अगर बहुत ज्यादा चौड़ी है, ठीक है, तो वो जो वेव है वो ट्रांसमिशन करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, दीवार की विड्थ कम है,
ठीक है, तो ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डिपेंड अपॉन द विड्थ ऑफ द बैरियर। विड्थ ज्यादा प्रोबेबिलिटी कम, विड्थ कम प्रोबेबिलिटी ज्यादा। तो इक्वेशन क्या है, e टू द, इसलिए माइनस है, माइनस क्वांटिटी इसलिए है कि विड्थ कम प्रोबेबिलिटी ज्यादा, विड्थ ज्यादा प्रोबेबिलिटी कम। तो इसी के इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसको इक्वेशन से लिखते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम जब सॉल्व करेंगे, ये इतना बड़ा डेरिवेशन मैं नहीं ले रहा हूँ सॉल्व करने का, बस तुमको इतना याद रखो, ये एक्सप्रेशन याद रखो। ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल होती है e टू द पावर माइनस ट्वाइस k2 इंटू एल। एल क्या है, विड्थ ऑफ द बैरियर। विड्थ ज्यादा प्रोबेबिलिटी कम, विड्थ कम प्रोबेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। और हमने तीनों रीजन के लिए स्क्रोडिंजर इक्वेशन लिखा और फिर ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी निकाली। ठीक है, तो K2 की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, K2 की वैल्यू क्या है, ये देखो K2 की वैल्यू है हमारी K2 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एम V0 माइनस ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ये है K2 स्क्वायर की वैल्यू। अगर K की वैल्यू इससे निकालेगा तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। तो K इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई V0 माइनस ई अपॉन एच क्रॉस। ओके, तो K2 की वैल्यू यहां से ले सकते हैं। तो K2 की वैल्यू अगर रखेंगे हम यहाँ K2 की वैल्यू अगर रखेंगे तो K2 की वैल्यू रखने के बाद K2 इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ट्वाइस एम V0 माइनस ई अपॉन एच क्रॉस। ये मैंने बताया जब लास्ट वाले सेकेंड रीजन का जब हम वेव फंक्शन देख रहे थे, इक्वेशन का ये वेव फंक्शन देख रहे थे, तो ये मैंने बताया था K2 स्क्वायर की जगह हम ट्वाइस एम ई V0 माइनस ई अपॉन एच क्रॉस रखते हैं, वेयर K2 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एम V0 माइनस ई एच क्रॉस। K2 यहाँ से निकलेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर हटाएगा तो अंडर रूट में, अंडर रूट ट्वाइस एम ई V0 माइनस ई अपॉन एच क्रॉस। तो ठीक है, तो ये K2 की वैल्यू वहां से लिया हमने रीजन 2 में से, K2 इज इक्वल टू ट्वाइस एम V0 माइनस ई अपॉन एच क्रॉस, और ये K2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो K2 की वैल्यू रखने के बाद ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ट्वाइस है। K2 की जगह ये वैल्यू रख रहा हूं मैं, ट्वाइस एम ई अंडर रूट V0 माइनस ई अपॉन एच क्रॉस इंटू एल। तो ये K2 की वैल्यू, पुट द इक्वेशन द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1, देन विल गेट दिस इक्वेशन। तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2 अंडर रूट ट्वाइस एम ई V0 माइनस ई अपॉन एच क्रॉस एल। तो ये हो गया ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, न्यूक्लियस में से निकल रहा है अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल डीके हो रहा है। तो ये हो गया ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और डीके प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो डीके प्रोबेबिलिटी का एक इक्वेशन है, डीके प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट लैम्बडा इज इक्वल टू v अपॉन ट्वाइस r0। r0 क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ट्वाइस r0 मतलब डायमीटर हो गया, रेडियस को ट्वाइस कर लो तो डायमीटर। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो हमको निकालना है कि अल्फा पार्टिकल को ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी हमने देखे लास्ट इक्वेशन में। अब अल्फा पार्टिकल के डीके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। डीके होने की प्रोबेबिलिटी मतलब किस न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल डीके होगा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। बैरियर को क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी मतलब ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। अल्फा पार्टिकल डीके होने की प्रोबेबिलिटी मतलब डीके प्रोबेबिलिटी। तो डीके प्रोबेबिलिटी को डिनोट कैसे करते हैं, लैम्बडा से। तो ये क्या है, डीके प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू v अपॉन ट्वाइस r0 इंटू ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, r0 क्या है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ट्वाइस r0 क्या है, डायमीटर हो गया, 2 इंटू रेडियस डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस, v वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, और pt क्या है, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। और ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी अभी हमने देखे, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन e टू द पावर माइनस ट्वाइस है अंडर रूट ट्वाइस एम V0 माइनस ई अपॉन एच क्रॉस इंटू एल। तो pt की वैल्यू वहां डाल देंगे, pt की वैल्यू जो हमने निकाले यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूं, तो हमारी डीके प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, इज इक्वल टू v अपॉन ट्वाइस r0 ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एम V0 माइनस ई अपॉन एच क्रॉस एल। तो ये हो गया डीके प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन। सो गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके में तुमको दो एक एक्सप्रेशन याद रखने हैं। एक एक्सप्रेशन कौन सा पता चाहिए, डीके प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन ये है v अपॉन ट्वाइस r0 इंटू ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी हमने निकाली। दूसरा इक्वेशन तुम्हें क्या पता चाहिए, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का ये इक्वेशन डिराइव किया तुमने। ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी मतलब अल्फा पार्टिकल के कितने चांसेस है बैरियर में से क्रॉस करने के।
सो ये इक्वेशन से बताते हैं कि अल्फा पार्टिकल के चांसेस कितने हैं ट्रांसमिट होने के, बैरियर क्रॉस करने के। तो ये है एक ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, दूसरा है डीके प्रोबेबिलिटी। ये दोनों प्रोबेबिलिटी के इक्वेशन तुम्हें पता चाहिए गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके में। और फिर क्या पता चाहिए गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके में? रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 के स्क्रोडिंजर इक्वेशन। मतलब रीजन 1 मतलब न्यूक्लियस के अंदर, पोटेंशियल वेल के अंदर, रीजन 2 मतलब बैरियर के अंदर, रीजन 3 मतलब न्यूक्लियस के बाहर, मतलब पोटेंशियल वेल के बाहर दीवार क्रॉस कर लिए। ठीक है, तो तीनों रीजन के मैंने इक्वेशन बताया कैसे निकालते हैं। रीजन 1 में पोटेंशियल 0 होता है, तो रीजन 1 और रीजन 3 में भी पोटेंशियल 0 होता है, तो रीजन 1 और रीजन 3 के इक्वेशन सेम होंगे स्क्रोडिंजर। बस रीजन 2 का स्क्रोडिंजर इक्वेशन अलग होगा, क्योंकि रीजन 2 में v = v0 होता है। तो तीनों के स्क्रोडिंजर इक्वेशंस मैंने बताया। ये स्क्रोडिंजर इक्वेशन है रीजन 3 का, ठीक है। ये स्क्रोडिंजर इक्वेशन है रीजन 2 का, रीजन 2 में K2 होता है, ये है रीजन 1 का। तो इस तरीके से ये होता है क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेनेशन, क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेनेशन ऑफ गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। गैमो ने क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके ये थ्योरी बताया, ठीक है। ये थ्योरी टनलिंग इफेक्ट पे डिपेंड है। टनल करना मतलब डायरेक्टली पास होना। पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, इसलिए दीवार, पोटेंशियल वेल और पोटेंशियल बैरियर से टनल कर जाता है, पास कर जाता है। उसे जंप करने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल बैरियर का हाइट को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा पोटेंशियल बैरियर में से पास हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब टनल कर जाता है। दैट इज कॉल्ड क्वांटम टनलिंग। और टनलिंग इस टाइप से होती है, ये जो डायग्राम बताया R1, R2, R3, ये जो पार्टिकल है वेव की तरह बिहेव करता है और सीधा ये पोटेंशियल बैरियर का जो विड्थ है वो पास कर जाता है, ठीक है। इस तरीके से R1, R2, R1 मतलब अंदर पोटेंशियल वेल के, R2 मतलब विड्थ पोटेंशियल बैरियर में, और R3 मतलब बैरियर के बाहर, मतलब न्यूक्लियस के बाहर। इस तरीके से गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके गैमोस ने एक्सप्लेन किया क्वांटम टनलिंग के फिनोमिना के बेसिस पे। और टनलिंग कौन देता है? वेव टनल कर जाते हैं, अल्फा पार्टिकल बिहेव करते हैं वेव की तरह, और इसलिए वो पोटेंशियल बैरियर क्रॉस कर जाते हैं, पास हो जाते हैं। उनको कूदने की जरूरत नहीं है, उनको जंप करने की जरूरत नहीं है, उनको उतनी एनर्जी से जंप करने की जरूरत नहीं है जितनी एनर्जी रखते, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कम होती है। यहाँ पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, इसलिए पास हो जाता है, उसको जंप करने की जरूरत नहीं है। तो ये है गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सप्लेनेशन से। और हमने स्क्रोडिंजर इक्वेशन भी देखा तीनों रीजन में क्या होता है। सो टुडे दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। वी हैव studied the very important quantum mechanical analog of alpha theory of गैमोस theory of alpha decay। अभी इस पार्ट में कोई क्वेश्चन है तो पूछो, कोई क्वेश्चन है? हेलो आयरा, हेलो। हाँ, लेक्चर हुआ ना ठीक से? इंटरप्शन नहीं ना? नो सर। ओके, कोई क्वेश्चन है? क्वांटम मैकेनिक्स एनालॉग पढ़ा हमने, स्क्रोडिंजर इक्वेशंस तीनों रीजन्स के लिए निकाले। इसमें कोई क्वेश्चन है पूछो।